ज़बरदस्त आपने जिस तरह समझाया इस बात को कि वाकई पाकिस्तान जो है हमारी फ़ज़ाइया हमारी वो अपनी आज़ादी को कहते हैं ना बरकरार रखने के लिए उनकी जद्दोजहद होती है। ये मुझे बताइए कि JF थंडर को अगर हम मुआवजा करें, कहते हैं पीस टू पीस कि राफेल है उधर JF थंडर या भारत का कोई और तैयारा, तो कहाँ पे है JF थंडर को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे? देखिए ये वो टिपिकल, अगर आपके नाज़रीन ये समझ रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कोई बॉक्सर की तरह मुकाबला होता है, उधर से भी एक बॉक्सर आता है, इधर से भी है, तो फिर कौन जीता कौन हारा, ये नहीं होता। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि जब भी कोई इस तरह की फाइट होती है उसमें ये पैकेज पूरा होता है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके अंदर कुछ स्ट्राइक जहाज होंगे, कुछ J-10 होंगे, कुछ F-17, कुछ F-16 होंगे, कुछ AWACS होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा उड़ती है जिसके अंदर एक जहाज को, हाँ रोल डिफरेंट होते हैं कि कुछ जहाजों की स्ट्रेंथ सीवर्ड ज्यादा होगी समंदर की तरफ, तो उनको लगाया जाएगा। कुछ एयर डिफेंस पे बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ स्ट्राइक में बहुत। अब 55 साल पुराना तो हमने स्ट्राइक में यूज किया था पिछली दफा, अभिनंदन की दफा मिराज जहाज जो मैंने भी 1000 घंटे उड़ाया हुआ है, हमने स्ट्राइक के लिए यूज किया था। जिसका मतलब ये नहीं, ये है कि हमने ये नहीं कि हमने ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन जहाज ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये प्लानर्स और लीडर्स बेस्ट जानते हैं कि किस रोल में कौन सा है। कई फील्ड में कोई एक जहाज अच्छा होता है, किसी दूसरी में कोई और अच्छा होता है। राफेल को मैं बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स फाइट का पायलट रहा हूं, मैं राफेल की एज अ कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट मैं रिस्पेक्ट करता हूं। इट इज अ वेरी पोटेंट एंड केपेबल एयरक्राफ्ट, लेकिन उड़ाना भी डिपेंड करता है उसकी एग्जीक्यूशन और उसके प्लान्स पे भी डिपेंडेंट करेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को कितना इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। बट हैविंग मेट J-10C पायलट्स जो अभी आए हैं जहाज, आई कैन से विद ह्यूज प्राइड कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट जो इस वक्त हैं कि बहुत एनर्जेटिक हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि आप अगर हिस्ट्री के पीछे चले जाएं तो एयर मार्शल असगर खान और नूर खान ने जो एयरफोर्स सिलेक्ट की थी वो आज जज्बा वही है। और एयर मार्शल नूर खान की मुझे बात याद आ रही है कि जब 65 की जंग के फौरन बाद किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको क्या मुश्किल पेश आई, आपको क्या डिलेमा लगा अपनी जंग के दौरान, तो उन्होंने कहा मेरा डिलेमा ये नहीं था कि अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी मुश्किल ये थी कि उनको रोकूं कैसे। तो वो जज्बा आज भी है। आई एम श्योर जो प्रेजेंट चीफ है, एयर चीफ है, मैं गारंटी और मैं प्रेजेंटली कहना चाहूंगा कि आज के एयरफोर्स चीफ की मुझे यकीन है, जितना मैं उनको जानता हूं पिछले 40 साल से, यही डिलेमे में होंगे कि मैं किसको रोकूं और किसको भेजूं, बिकॉज वो अभी भी चार्ज है। वही जो जज्बा है, वेपन्स अपनी जगह है। अच्छा ये बताइए कि एक तासुर है कि पाकिस्तान के पास जो अमेरिकन F-16 है, क्या उसको भारत के फ्रंट पे इस्तेमाल किया जा सकता है? वो किसी शर्त के साथ महदूद करके पाकिस्तान को दिए गए? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभिनंदन के केस में जो पैकेज था उसमें F-16 शामिल थे और ना कोई सिग्नेटरी है, ना कोई कोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं, ना कोई ऐसी बाइंडिंग है, ना कोई ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं कि कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन क्रिएट की गई है लोगों को बदगुमानी पैदा करने के लिए और शायद मायूसी पैदा करने। मैं जब भी ये सवाल किया क्योंकि भारत की तरफ से भी प्रोपेगेंडा कई मर्तबा किया गया है। जी बात मुकम्मल कीजिए। जी वो इसीलिए प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि हमारे अवाम के दिलों में ये बददिली मायूसी फैले कि 75 के करीब हमारे F-16 है, जिसमें बाद के मॉडर्न आने वाले F-16 भी हैं, लेटर ब्लॉक के भी हैं, तो वो उनके ज़हनों में बदगुमानी डाली जाए कि आप कॉन्फिडेंस शेटर हो। जैसे हमने उनके पायलट की डिग्रेडेशन की, वो चाहते होंगे हमारी कौम की डिग्रेडेशन हो मेंटली कि शायद हम उड़ा नहीं सकते इनके खिलाफ। जिसके खिलाफ भी हमें थ्रेट हुआ, जिसने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, इट डज नॉट मैटर कि वो कौन सा। लेट मी अश्योर यू। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिर जैसा आपने फरमाया कि पाक फ़ज़ाइया जो है बड़ा डिसाइसिव फैसला कुन किरदार अदा करेगी और ये अटैक फोर्स है, ज़ाहिर कि दिफा भी करती है अपने साथ। और मुझे जो याद पड़ता है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कहते हैं अरूज पे थी, उसमें भी PF ने सबसे ज़्यादा अहम तरीन रोल अदा किया था। वो कहते हैं ना बैकबोन तोड़ने के लिए टेररिस्ट का। जी ये आमिर साहब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करता चलूं कि उस वक्त भी किया था, आज भी कर रही है। पाक फ़ज़ाइया का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। हम क्योंकि विजिबल नहीं होते, हवा से आते हैं, हवा में वापस चले जाते हैं, आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये क्रेडिट मैं उन पायलट्स को, लीडरशिप को जो पहले थी उस वक्त भी, उस जमाने में भी और आज में देना चाहूंगा कि कंटिन्यूड है। और एक डायमेंशन जो हमने टच नहीं किया, वो भी टेररिज्म में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो है ड्रोन की कैपेबिलिटी। ड्रोन का मतलब आमतौर पर ड्रोन समझा जाता है कॉमनली, लेकिन एक्चुअली उसका टेक्निकल लफ्ज है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल वो होती है जिसके अंदर पायलट नहीं होता, लेकिन वो वेपन्स ऑलमोस्ट जहाज के करीब करीब कैरी कर सकता है। पाक फ़ज़ाइया ने बहुत बड़ी लीड ली है, जिसका मीडिया में भी जिक्र नहीं हो रहा है। इंडियन बहुत परेशान है, क्योंकि मैंने उनके जब कमेंटेटर को सुनता हूँ, उनके चैनल को मैं एक दिन सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि मैं पूछना चाहूंगा अपनी लीडरशिप से कि इन्होंने वो ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों नहीं लिए, और ये सो रहे थे जब वो पाकिस्तान इतनी इंडक्शन कर रहा था स्ट्रॉन्ग। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक जो बड़ा फर्क है चिश्ती साहब,
जी। हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जैसे कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब है कि ठंडे दिलो दिमाग से हक़ायक़ को कहते हैं ना बयान करते हुए, उसमें उस तरह का जज्बात को जो नौटंकी का मुजाहरा वो लोग करते हैं भारत के, अगर आप मतलब है वो मज़ाक़ खेज़ आपको लगते हैं जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, चीख रहे होते हैं, तो आप तो बड़ा मैटर टू द ऑफ द फैक्ट बात करें। मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या तज़किया है कि जो भारतीय हमला है वो बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है क्या, जो अभी तक क्या रीड कर रहे हैं? क्योंकि हम भारतीय मीडिया को देखते हैं, वहाँ से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि बेशक जो भी सिफारती कोशिशें कर लें, लेकिन भारत तुला बैठा है जारियत के लिए। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहले आपने कहा कि आप जरा ठंडे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी हूँ इंक्लूडिंग लम्स, तो मैं हाँ। पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि when the emotions jump, the intelligence drops। तो आपने चॉइस करना होता है कि आपने इंटेलिजेंस रखनी है कि इमोशन रखने हैं, तो दोनों बिल्कुल सही इकट्ठे नहीं चलते। तो मैं हमेशा साथ देता हूँ कि इमोशंस को मैंने कंट्रोल रखना है और इंटेलिजेंस के साथ बात करनी है, बिकॉज दुनिया आजकल समझती उसी चीज को है। अब आपके दूसरे सवाल पर मैं आता हूँ, जिसपे आपने पूछा है कि ये इनएविटेबल है या नागुज़ीर है ये। मेरा अभी तक मानना ये है कि अभी हमारा खतरा उसी तरह बरकरार है, टला नहीं है। बिकॉज रीजन ये है कि जब आप 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लोगों को, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 1.4 बिलियन जो है वो जंग करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1.4 बिलियन लोगों को जब आप इंगेज करते हैं इमोशनली कि आप हम जंग करेंगे, हम सबक सिखाएंगे, और उस तरह की लैंग्वेज जो मैं यूज भी नहीं करना चाहता, तो आप एक हाइप क्रिएट करते हैं उनके ज़हनों में और एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं अपने आप से और अपनी फोर्सेस से, और फिर वो चाहते हैं कि इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन हो जिससे उनको सेटिस्फेक्शन हासिल हो। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इतनी हाइप क्रिएट की गई। इंडिया के जो 900 चैनल है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीबडी, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी ने इतनी हाइप क्रिएट की। एंकर्स ने वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे टीवी से बाहर निकल के अभी गोलियां चला देंगे। तो इस तरह की लैंग्वेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ा। लेकिन आप जैसे मुदब्बिर लोग भी हैं, जो एंकर हैं, जो बड़ा सोबर बात करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। बाय द वे, दुनिया लॉजिक ज्यादा सुन रही है आप जैसे लोगों की बजाय वॉर मेमोरी। लेकिन मैं अभी भी फोर्स ही करता हूं कि कुछ ना कुछ उनको करना उनकी मजबूरी बन चुका है। बिकॉज 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की, लोगों को टेंशन पैदा की हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आ चुकी है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी ईगो या ना और लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, आई फोर्स सी समथिंग कमिंग, बट अल्लाह करे ना। हाँ, पुलवामा के बाद भी 12 दिन का तो वक्फा आया था, अगर आप याद करें 14 फरवरी को हुआ था उस खुदकुश हमला, जो कि वहीं के एक मकामी जो है शख्स ने किया था, आदिल डार साहब गालिबन उनका नाम था। अच्छा, मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये तमाम चीज़ें आपने हमें एक्सप्लेन की, क्या कोई आपके लिए सोर्स ऑफ कंसर्न भी है, कोई ऐसी चीज़ कि आप समझते हैं कि ये चीज़ बाइस तशवीश है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, अगर भारत जारियत का मुर्तकिब हो सकता है? देखिए, मेरे लिए बाइस तशवीश सबसे बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन 2 बिलियन पॉपुलेशन इस खित्ते में जो रहती है, उनके मुस्तकबिल और उन बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। कुछ लीडर्स मिलके, सारे तो नहीं चाहते। पाकिस्तान के लोग भी, आप सड़कों पे निकल जाए, हमसे पूछें कि हमें हम मजबूर होकर ही कोई खुदा न खास्ता ऑपरेशन स्विफ्ट रॉड दोबारा करेंगे, बाई चॉइस नहीं करना चाहते। हम एक बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, और इसलिए कंसर्न मेरा ये है कि हम एक, जो मैं एक छोटी सी बात एक ऐड करता चलूं, कि सारी दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाना शुरू हो गई है। आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को देख लें, आपस में कितना कारोबार करते हैं। अफ्रीका चले जाएं, आसियान चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, सारी दुनिया ह्यूज बिजनेस आपस में कर रही है, ट्रेड कर रही है। हम सार्क मुल्क जो हैं, जिनको ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है सार्क, हम 25% दुनिया की आबादी है और हम 5% सिर्फ ट्रेड करते हैं आपस में। जब आप देखें इकोनॉमी कितनी बड़ी हो सकती है अगर हम आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे की वैल्यू ऐड करें, एक दूसरे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उसका कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद चिश्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है वो पाकिस्तान का जो है बाजुए शमशीर जन है और हमेशा इसका एक तारीखी किरदार रहा है, चाहे वो जंग हो, चाहे अमन हो, चाहे भारत से मुकाबला हो, चाहे दहशत गर्दों से मुकाबला हो। तो जो डिसाइसिव रोल रहा है वो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का रहा है।